नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 8 चतुर्भुज भाग 2। इस पाठ का पहला भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाग 1 में हम क्या क्या पढ़कर आए हैं। भाग 1 में अब तक हमने जाना चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग, इन सभी की विशेषताएं हमने पढ़ी थी और इन सभी में क्या क्या अंतर है वो हमने जाने थे। इसके साथ ही हमने पढ़ी थी कुछ प्रमेय, कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश की थी और साथ ही कुछ प्रश्न आपको घर के लिए दिए गए थे। इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आज देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज भाग के कुछ प्रश्न। उस दिन आपके कुछ प्रश्न कम रह गए थे तो हमें उसके थोड़े कुछ और प्रश्न कर लेने चाहिए, तो कुछ प्रश्न आज हम करेंगे उस पाठ से। साथ ही इस पाठ के हम दो बहुत ही मुख्य प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं आज। पहली प्रमेय होगी मध्य बिंदु प्रमेय और दूसरी प्रमेय होगी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही करेंगे उनका अभ्यास। सबसे पहले हम चतुर्भुज भाग 1 के कुछ प्रश्न हल कर देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। तो इस लाइन से बेटा क्या पता चल रहा है कि कोई चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है अभी ये नहीं पता, पर उसके कोण कितने डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। विकर्ण के समकोण 90 डिग्री पर और साथ में वो समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो उनके आधे आधे हिस्से आपस में बराबर होंगे। और आपको उसे क्या सिद्ध करना है, तो वह एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का मतलब आपको क्या सिद्ध करना है बेटा, कि उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो आपको उसके लिए क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सर्वांग समता। और सर्वांग समता के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई तीनों भुजाएं आपस में बराबर दिखा दो, या कोई दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा बराबर दिखा दे। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम दिखा के उन दो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो देखिए ये सवाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा हमें दिया क्या है। दिया है हमें ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AO किसके बराबर है, CO के बराबर, और BO है हमारा DO के बराबर। और साथ ही कोण जो हमारा दोनों विकर्ण के बीच में बना है COD वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब आपको कुल मिला के यह सिद्ध करना है कि AB BC के बराबर होगा, BC CD के और DA के वो बराबर होगा। ठीक है, मतलब चारों भुजाएं आपके आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखिए कैसे हल हमने इसे किया है। हमने इसमें दो त्रिभुज लिए हैं। त्रिभुज कौन कौन सा लिया है, त्रिभुज AOB, और साथ में हमने त्रिभुज इसमें लिया है AOD। ठीक है, हमने ये वाला एक त्रिभुज लिया है और एक त्रिभुज ये वाला लिया है। अब आप खुद जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में बराबर हैं। ऐसी कौन सी भुजाएं हो सकती हैं, ऐसे कौन से कोण हैं जो आपस में बराबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है बेटा 90 डिग्री दे रखी है। तो हमारे जो यहाँ बीच में जो सेंटर पे जितने भी कोण बने हैं ये चारों आपस में कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ वाला जो कोण होगा हमारा AOD वाला कोण जो है, और वो AOB कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही कैसे होने वाले हैं, दोनों ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का आपका ये होने वाला है। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई जो उसने दे रखी थी मुझे पहले से, कि ये जो मेरे बीच वाले कोण हैं ये मेरे कितने डिग्री के हो गए, 90। दूसरा क्या पता चलेगा, दूसरा भी उसने मेरे को दिया हुआ है बेटा। BO मेरा किसके बराबर है, DO के बराबर है। BO DO के बराबर है। BO DO के क्यों बराबर है, क्योंकि उसने बताया कि विकर्ण क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। ये बात भी समझ आ गई। अब तीसरा मेरा क्या आपस में बराबर है, क्या मेरा AB AD के बराबर है, नहीं, ये बात तो मेरे को सिद्ध करनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बेटा AO रेखा है, ये जो AO रेखा है, तो ऊपर वाला त्रिभुज भी इसी के ऊपर बना हुआ है और नीचे वाला त्रिभुज भी इसी रेखा के ऊपर बना हुआ है। तो जो AO रेखा है वो ऊपर वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है और वो नीचे वाले त्रिभुज का भी हिस्सा है। इसका मतलब ये रेखा कैसी है आपकी, उभयनिष्ठ। ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो तीनों चीजें आपको मिल गई। ठीक है, सबसे पहले तो आपको BO DO के बराबर दिया गया है। उसके बाद कोण AOB कोण AOD दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, तो आपस में बराबर होंगे। और तीसरा AO आपस में बराबर है, क्यों है, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज इसी भुजा के ऊपर बने हुए हैं।
तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा नीचे वाला ये जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज के क्या होगा बेटा, ये सर्वांग सम होगा। कौन से सर्वांग सम नियम से? मैंने क्या बराबर दिखाई हैं, दो भुजा और एक कोण। तो दो भुजा मतलब पहली वाली मेरी क्या थी, भुजा, तो ये क्या हो गई एस। दूसरे वाला क्या था मेरा, कोण ए। और तीसरे वाली मेरी क्या थी, एस। तो कौन से नियम से, एस ए एस नियम से। तो आप एस ए एस नियम, सर्वांग समता नियम की सहायता से कह सकते हैं कि मेरा जो ये ऊपर और नीचे वाला त्रिभुज था और जो मेरा ये वाला त्रिभुज था, आपस में क्या है, सर्वांग सम। अब अगर मेरी ये सर्वांग सम है तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी जो है वो ए डी के क्या होगी, बराबर। ठीक है भाई, सर्वांग समता का हमें यही तो फायदा होता है कि अगर हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देते हैं तो हम उसकी जो संगत भुजाएं हैं या उसकी जो संगत कोण है उन्हें आपस में बराबर कह सकते हैं सीपीसीटी के द्वारा। तो इसका मतलब मेरा ए बी ए डी के बराबर हो गया। इसी प्रकार यदि आप बेटा ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ले लें बी ओ सी, ये दोनों त्रिभुज आप ले लें, तो इन दोनों त्रिभुजों को भी आप सर्वांग सम दिखा सकते हैं, बिल्कुल पहले वाले त्रिभुज की तरह। तो जब आप इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा देंगे तो आप कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के। ये बात समझ आई? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के। बिल्कुल वैसे ही अगर आप इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम दिखा दें तो यहाँ पर क्या होगा, बी सी किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के। तो आप ऐसे ही दो दो त्रिभुज का अगर जोड़ा लेते रहेंगे और उन्हें सर्वांग सम दिखा देंगे तो आपस में सारी भुजाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर। जैसे पहले वाले जोड़े से क्या आया, ए डी और ए बी बराबर आया, दूसरे जोड़े से क्या आ जाएगा, ए बी और बी सी बराबर आएगा। तो जरा सोच के देखिए, यदि ए बी ए डी के भी बराबर है और ए बी बी सी के भी बराबर है, इसका मतलब वो तीनों ही आपस में एक दूसरे के क्या है बेटा, बराबर हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ऊपर वाला त्रिभुज ले लोगे तो डी सी किसके बराबर आ जाएगी, बी सी के। और बी सी पहले से ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब आपकी चारों भुजाएं ही आपस में क्या है, बराबर। तो इस तरह के केस में सिर्फ आप एक त्रिभुज के जोड़े को आपस में सर्वांग सम दिखा दीजिए और फिर लिख दीजिए कि इसी प्रकार आपकी ये जो है ए बी बी सी के बराबर होगी, बी सी सी डी के और सी डी डी ए के। और जिसका मतलब है कि ये सारी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। और आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समान सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, सर्वांग समता की सहायता से ये भी हमारा बहुत आसानी से हो गया। आइए एक सवाल और देखते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हमें पहले से ही बता दिया कि अब की बार जो चतुर्भुज दिया गया है वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। देखिए आकृति, जरा आकृति देखते हैं। ये आपकी आकृति हो गई ए बी सी डी, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है। इस समांतर चतुर्भुज के देते ही मेरे को ये पता चल गया ए बी किसके बराबर होगी बेटा, सी डी के, और बी सी किसके बराबर होगी, ए डी के, और साथ में ये रेखाएं मेरे समांतर भी होंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको दिया है ए पी और सी क्यू। ठीक है, एक ए से आपकी एक रेखा डाली गई है, एक रेखा सी से डाली गई है बी डी के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों क्या है, लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, त्रिभुज ए पी बी आपका कहाँ है बेटा, ये वाला जो त्रिभुज है ए पी बी, और साथ में आपको त्रिभुज दिखाना है सी क्यू डी। ये जो दोनों आपके त्रिभुज हैं ये आपके कैसे हैं, आपको दिखाने हैं इनको सर्वांग सम। तो जरा सोचिए कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए आप कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जो आपस में आप बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, अब आपको सिद्ध करना है। दिया आपको क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज पता चलते ही मेरे को आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ये बात पता चल जाती है। सिद्ध क्या करना है मैंने वो लिखा। अब मेरे को इन दोनों को सर्वांग सम दिखाना है। तो सोचे बेटा, एक तो 90 डिग्री का कोण सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा। देखिए आपके सामने ही है वो 90 डिग्री का कोण आपको दिख रहा है, दोनों में दिया हुआ है वो लंब जो आपको दिया हुआ था। तो एक तो कोण मिल गया 90 डिग्री का। दूसरा, ए बी जो रेखा है वो सी डी रेखा के बराबर है, क्योंकि कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तीसरा आप बताएं जरा मुझे, इसमें एक कोण और बराबर है। जरा सोचिए, समांतर रेखाएं होने की वजह से, और अगर बी डी एक तिर्यक रेखा है दोनों समांतर रेखाओं को काटती हुई, तो कौन से कोण आपस में बराबर होंगे, सोचे सोचे। बहुत बढ़िया, अगर आप सोच पा रहे हैं तो आपका एक कोण इसमें और बराबर होगा, कोण ए बी पी
और कोण बेटा CDQ, ये दोनों कोण भी आपके आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, समांतर रेखाओं पर बने हुए कोण है। तो आपकी ये 3 कंडीशंस यहाँ से फुलफिल हो जाती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशन? सबसे पहला तो आपको 2 भुजाएं दिख रही हैं बहुत साफ साफ कि भाई ये दोनों भुजाएं मेरी आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। नंबर 2 आपको इसमें दिख रहा है कि आपको कोण दे रखे हैं 90-90 डिग्री के, दे रखे हैं ना 90 डिग्री के कोण। भाई एक कोण ये दे रखा है 90 डिग्री का, एक कोण ये दे रखा है 90 डिग्री का, तो ये एक इस त्रिभुज का हो गया, एक इस त्रिभुज का हो गया। तीसरा बेटा आपका ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये समांतर रेखा पर बने हुए एकांतर अंतः कोण है। तो यही हमने सवाल में लिखा है। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में सबसे पहले हमने लिखा है ABCD के बराबर है। क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं जिन्हें कहते हैं, वो हैं। दूसरा, कोण ABP और कोण CDQ मेरे बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण। तीसरा मेरा कोण APB कोण CQD के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये वाला कोण जो है ये अंदर वाले कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का है और ये आपको पहले से दिया गया है। ठीक है, इसलिए अब कौन सी सर्वांग समता की सहायता से आपने 2 कोण बराबर दिखाए हैं और एक भुजा, तो कौन सी सर्वांग समता हुई, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आप क्या से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए हैं बेटा, सर्वांग सम हो गए हैं। तो यहाँ तक मैंने इसको सर्वांग सम दिखा दिया। अब मेरे को इस सवाल में एक चीज और सिद्ध करनी थी कि AP क्या है CQ के बराबर। देखिए सवाल को दूसरा चीज भी आपको दिखानी है कि AP क्या है CQ के बराबर। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया, आपने तो दोनों त्रिभुजों को पहले से ही क्या दिखा दिया है, सर्वांग सम दिखा दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं या जो उनके संगत कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके लिए तो सिर्फ आपको इतना लिखना है कि CPCT की सहायता से कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उसकी सहायता से आप सीधे सीधे इसे लिख देंगे कि AP जो है वो CQ के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही उसे इसी सवाल में सर्वांग सम दिखा चुके हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इस पाठ के ज़्यादातर सवाल बेटा इसी तरीके से होने हैं। बस बात इतनी है कि आप याद रखें कि कौन से चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं और कौन से चतुर्भुज में मैं क्या ऐसी चीज दिखा दूं कि मैं उसे दूसरे चतुर्भुज में बदल सकती हूँ। ठीक है, और इसमें आपको यूज करनी होती है सर्वांग समता। और हमेशा याद रखें कि सर्वांग समता में आपको कोई 3 चीजें त्रिभुजों की आपस में बराबर दिखानी होती हैं। अगर वो आप तीनों चीजें आपस में बराबर दिखा देते हैं तो दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए सर्वांग सम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं या संगत कोण होते हैं वो आपस में हमेशा समान होते हैं। आइए अब सीखते हैं इस पाठ के एक बहुत ही मुख्य प्रमेय जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। इसकी परिभाषा है, त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड उसकी तीसरी भुजा के समांतर होता है। क्या मतलब है कि अगर आप किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं ले लीजिए और उनके मध्य बिंदु आपको पहले से पता है, उन मध्य बिंदुओं को अगर आप जोड़ दें तो उनसे जो रेखाखंड बनेगा वह उस त्रिभुज की बची हुई तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा और साथ ही तीसरी भुजा की आधी लंबाई के बराबर भी होगा। आगे देखते हैं अब इस प्रमेय को हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो पता होना चाहिए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो भी हमने जाना। ठीक है, उसके बाद हमें उसमें कुछ रचना भी करनी पड़ सकती है और उसके बाद आप उसको सिद्ध करते हैं। तो जरा जानते हैं कि क्या क्या चरण इसमें आएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बेटा दिया गया है कि ट्राइंगल ABC जो आपका पूरा बड़े वाला त्रिभुज है उसमें AE जो है वो EB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ये E है ये क्या है बेटा, यहाँ पर मध्य बिंदु है। साथ ही आपका ऐसे ही F भी मध्य बिंदु है, तो F मध्य बिंदु होने की वजह से AF क्या होगा, FC के बराबर होगा। यही तो आपकी प्रमेय आपको बता रही है। आपकी प्रमेय आपको क्या बता रही है कि जो मध्य बिंदुओं से रेखाखंड खींची जाती है, जो रेखाखंड का नाम क्या होगा यहाँ पे EF,
वो आपके BC के क्या होगी, समांतर होगी, और साथ ही उसकी क्या भी होगी, आधी भी होगी। EF जो है आपकी BC की आधी होगी। सिद्ध करना है हमें, हमने ये चीज़ लिखी है कि EF BC के समांतर होगी, साथ ही EF जो है वो BC के क्या होगी, आधी होगी। इस त्रिभुज में बेटा हमें करनी पड़ेगी रचना। रचना करने के लिए जो आपको CL एक पतली सी रेखा दिख रही है, ये हमने रचना की है। CL को हमने AB के क्या खींचा है, समांतर खींचा है। ठीक है, हमने एक रेखा अपने पास से खींची CL जो कि AB के समांतर होगी, ये बात हमने रचना में ली है। EF को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया है, जो कि CL रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है बेटा, ये रेखा आगे जाके कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, D रेखा पर, और ये जो आपकी CL रेखा है ये इस AB रेखा के क्या है, समांतर है। समझ आया यहाँ तक? अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। ठीक है, इसको सिद्ध कैसे करना है, तो जरा इसको सिद्ध करने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, त्रिभुज AEF और साथ ही त्रिभुज FCD। दोनों त्रिभुज को आप दिखाएंगे सर्वांग सम। अब सर्वांग सम दिखाने के लिए तो तीन कंडीशन चाहिए होती है कि हम क्या क्या तीन कंडीशन बराबर दिखाएं, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, या दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए, या दो भुजा या एक कोण बराबर हो जाए। तो अब जरा आप इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए और जरा सोचिए कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी तीन चीजें आपस में बराबर दिखाई दे रही हैं, सोचिए जरा। तो सबसे पहले तो बेटा जैसे आपको दिख रहा है कि F इस वाली भुजा का क्या है, मध्य बिंदु। अगर F मध्य बिंदु होगा तो आपका AF क्या होगा, CF के बराबर, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड बिंदु में, AF CF के बराबर। एक चीज तो मेरी ये बराबर हो गई। दूसरी चीज आप सोच सकते हैं, दूसरी चीज क्या बराबर होगी, दूसरा आपका ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तीसरा एक कोण बराबर और होगा, जरा सोचे क्या होगा, यहाँ पर CL रेखा AB रेखा के क्या है बेटा, समांतर, और AC उसको काट रही है, तो इसका मतलब जो अंदर की तरफ कोण बने हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आपका जो ये वाला कोण है EAF, ये आपके इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपके कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण है आपके। तो यहाँ पर मैंने अपने तीनों कंडीशंस लिख दी हैं। सबसे पहले हमने लिखा है शीर्षाभिमुख कोण, उसके बाद हमने लिखा है AF जो है CF के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि F जो है इसका मध्य बिंदु है। साथ ही हमने लिखा है कोण EAF जो है आपका कोण FCD के बराबर होगा। तीनों चीजें हमने दिखा दी है। इसका मतलब त्रिभुज AEF त्रिभुज CDF के क्या हुआ, सर्वांग सम हुआ। समझ आया यहाँ तक बेटा? अगर हमारे यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो मैं कह सकती हूँ कि इस त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं या जो इस त्रिभुज के संगत कोण हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि AE भुजा जो है वो किसके बराबर होगी, CD के बराबर होगी, और जो आपकी EF भुजा है वो किसके बराबर होगी, DF के बराबर होगी। कौन से नियम से कहते हैं इसे बेटा, CPCT। CPCT क्या होता है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, चाहे वो उनकी भुजा हो या उनके कोण हो। तो अब आपने यहाँ से जाना कि जो आपका AE है वो CD के बराबर है, साथ ही आपका EF क्या है, DF के बराबर है। अब आप पहले से ही जानते हैं कि AE किसके बराबर था, EB के। क्यों बराबर था, क्योंकि E इसका क्या था, मध्य बिंदु था। अगर E इसका मध्य बिंदु था तो इसका मतलब AE EB के बराबर होगी, और साथ में AE किसके बराबर भी होगी, CD के। तो आप वहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो आपका CD है वो EB के बराबर होगी। और बेटा आपको पहले से ही पता है, हमने रचना में CL को जो है AB के समांतर खींचा था। अगर CL AB के समांतर है तो CD भी तो EB के समांतर होगी। अगर आपका CD EB के समांतर है और CD EB के बराबर भी है तो आप क्या कह सकते हैं कि EBCD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ED जो है वो BC के भी क्या होगी, समांतर होगी आपकी। ठीक है, आपने क्या सिद्ध किया है अभी तक कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और साथ ही इसके समांतर है, रचना से ये हुआ। ठीक है, इसकी वजह से आपने क्या कहा कि ABCD आपका कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी आपस में दोनों भुजाएं। ठीक है, और साथ में समांतर भी होगी। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि BC जो है बेटा वो आपकी किसके बराबर होगी, ED के बराबर होगी। ठीक है, और ED को आप दो हिस्सों में तोड़कर लिख सकते हैं, EF प्लस FD। ठीक है, EF प्लस FD वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब EF प्लस FD अभी आपने ऊपर दिखाया है CBCT से EF और FD आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं FD की जगह क्या रख सकती हूँ, EF रख सकती हूँ, और EF को दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा कितना बन जाएगा, 2EF। तो 2EF किसके बराबर हो गया,
BC के। और यही तो बात हमें सिद्ध करनी थी। ऊपर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और साथ ही हमें ये भी सिद्ध करना था कि ये जो EF वाली भुजा है ये BC के क्या होगी, आधी होगी। तो 2 EF BC के बराबर है, इसका मतलब EF जो है वो BC के क्या होगी, आधी होगी। तो ये थी हमारी मध्य बिंदु प्रमेय। इस प्रमेय के ऊपर बेटा बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, कई बार ये पेपर में ऐसे ही सिद्ध करने के लिए भी आ जाती है सीधे सीधे कि मध्य बिंदु प्रमेय को आप सिद्ध कीजिए, या ज़्यादातर इसके ऊपर आधारित सवाल आते हैं। तो आपको त्रिभुजों को देखकर पहचानना होगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है और यहाँ पर आप कौन सी प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी सवाल में आपको मध्य बिंदुओं की बात हो रही है कि भाई ये वाली भुजा का ये मध्य बिंदु है और इस वाली भुजा का ये वाला मध्य बिंदु है, तो तुरंत आप उसको देखकर दिमाग लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या बात हो रही है, मध्य बिंदु प्रमेय की, कि इसका मतलब जो मेरी भुजा है वो तीसरी भुजा की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, या वो उसकी क्या होगी, समांतर होगी। आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल इसी के जैसी एक प्रमेय है जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो नाम से पता चल रहा है कि वो क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम। तो जो आपको वहां पर सिद्ध करना था वो तो आपको यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, और जो उस प्रमेय में आपको दिया हुआ था वो आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। तो जरा इसकी परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम की परिभाषा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो बेटा यहाँ पर आपको पहले से ही देखो दे दिया है कि भुजा क्या है, समांतर। अगर आप किसी एक भुजा का मध्य बिंदु दिया है, दोनों भुजा के मध्य बिंदु नहीं दिए हैं। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता था, दो भुजाओं के मध्य बिंदु बताए जाते थे। यहाँ पर क्या कहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु। ठीक है, तो एक भुजा से जो मध्य बिंदु निकल कर आया है, जैसे कि यहाँ पर AB का क्या दिया हुआ है, E। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी बता दिया है कि जो आपकी EL रेखा है वो आपकी किसके समांतर है, BC रेखा के समांतर है। ये आपको पहले से ही बता दिया गया है। तो अब आपको सिद्ध करना है कि जो F बिंदु है वो AC रेखा को समद्विभाजित करता है। आपको ये सिद्ध करना है कि F जो है वो AC रेखा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो बिल्कुल आप अगर देख पा रहे हैं तो ये पहली प्रमेय का क्या है, विलोम है। वहां जो जो दिया गया था वो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, और जो वहां पर आपसे सिद्ध करवाया गया था वो यहाँ पर पहले से ही आपको दे रखा है। तो बिल्कुल वैसे ही ये सवाल होगा, वैसे ही रचना होगी, वैसे ही समांतर रेखा खींची जाएगी, और वैसे ही आप दो त्रिभुज, जो आपको कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम दिखाने हैं, कौन से दिखाए थे आपने पहले सवाल में, आपको ये वाला त्रिभुज AEF और आपको FCD, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या दिखाना है बेटा, सर्वांग सम दिखाना है। अब इन्हें आप सर्वांग सम कैसे दिखा सकते हैं, ये सोचने का काम आपका है। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आप बहुत ही जल्दी पकड़ पाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपस में बराबर है, कौन कौन सी भुजा आपस में बराबर है और कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे। और अगर आप इसे सर्वांग सम दिखा पाते हैं तो फिर आप ये बात कह सकते हैं कि F जो है आपका मध्य बिंदु होगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि AF जो है वो FC के बराबर हो जाएगा CPCD के द्वारा। लेकिन अब आपको खुद से सोचना है यहाँ पर कि कौन कौन से भुजा या कौन कौन से कोण आपस में यहाँ पर बराबर हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इन प्रमेय के ऊपर आधारित कुछ सवाल हम करके देखते हैं, जिससे कि हमें समझ बने कि इन प्रमेय का प्रयोग करना कैसे है। यहाँ पर बच्चों आपको एक सवाल दिया गया है, जरा सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी एक एक लाइन को समझेंगे और चित्र को थोड़ा दिमाग में बनाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या कह रहा है और उसने क्या क्या दिया है और हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है। सबसे पहली लाइन कह रही है ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है। तो बेटा जरा सोच के बताएं, सबसे पहले तो समलंब कैसा चित्र होता था, कौन से चतुर्भुज का प्रकार, इसकी क्या खासियत थी, क्या खासियत थी इसकी कि इसकी कोई दो भुजाएं आमने सामने वाली एक दूसरे के क्या होती थी, समांतर होती थी, बराबर नहीं होंगी, क्या होंगी, सिर्फ समांतर होंगी। ठीक है, तो ABCD आपका क्या है, एक समलंब है। साथ ही BD एक विकर्ण है, इसमें एक विकर्ण खींची गई है जो कि B बिंदु और D बिंदु को मिलाने से बनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। तो ABCD मेरा एक समलंब आ गया, इसमें हमने एक विकर्ण खींच ली है BD। ठीक है, एक विकर्ण है। E भुजा AD का मध्य बिंदु है। क्या कह रहा है कि AD जो मेरी भुजा है उसका एक मध्य बिंदु क्या है, E। तो आपको पहले से ही एक मध्य बिंदु दे दिया गया है, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, E मध्य बिंदु दे दिया गया है AD रेखा का, और बेटा साथ ही आपको क्या बताया है, E से होकर एक रेखा AB
के समांतर खींची गई है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, E से एक रेखा खींची गई है F तक। ठीक है, तो मतलब EF एक रेखाखंड खींचा गया है जो कि AB के समांतर है। ठीक है, आपको पहले से ही बता दिया कि EF जो है AB के समांतर है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर दोनों प्रमेय में से कौन सी प्रमेय लगेगी, मध्य बिंदु प्रमेय लगेगी या मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। सोचिए जरा, एक आपको मध्य बिंदु दिया है, दूसरा नहीं दिया गया है, और साथ में आपको बता दिया है कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। आपको दर्शाना है कि जो आपका F है वो भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो बेटा बहुत सीधा सा समझ आ रहा है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि आपको दिया क्या क्या है। हमें दिया गया है कि E जो है वो मध्य बिंदु है, इसका मतलब AE ED के बराबर है। साथ ही मेरे को दिया है कि EF जो है वो BD AB के क्या है, समांतर है। ठीक है, और अगर ये मेरी समांतर भी है और मेरे को एक मध्य बिंदु दिया हुआ है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, जरा सोचिए, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगेगा। तो त्रिभुज ABD में हमको पहले से जो दिया गया है वो दोनों बातें मैंने वहां पर लिख ली है। इसके बाद हमने क्या कहा, क्योंकि E आपका जो है बेटा वो AD का क्या है, देखिए समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर E जो है वो मेरे को पहले से बताया है कि AD रेखा का क्या है, मध्य बिंदु। साथ में मेरे को बताया है कि ये वाला जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है आपस में क्या है, समांतर है। तो ये तो मध्य बिंदु प्रमेय का जो हमने विलोम पढ़ा था उसकी बातें हो गई। और अगर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम आपको याद हो तो अगर एक भुजा पे मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है तो दूसरी भुजा का जो बिंदु है जो कि G है, कौन सी रेखा पर दिया हुआ है, BD रेखा पर आपको बिंदु G दिया हुआ है, वो उस रेखा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है बेटा, तो अब सीधा आप यहाँ पर लिख देंगे, आपको यहाँ पर पूरी प्रमेय सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा आप लिखेंगे कि G भुजा BD का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, सामने लिख देंगे, क्यों होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार अब आप बराबर वाला त्रिभुज देखिए। बराबर वाला त्रिभुज से क्या मतलब है, त्रिभुज BCD को आप देखिए। तो ये वाला जो त्रिभुज है BCD, अगर इसे आप ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल इसमें भी वही बात हो रही है। आपको एक मध्य बिंदु तो इसमें पता चल चुका है, कौन सा, G वाला, जो G पे मध्य बिंदु है, ये बिंदु आपको पता चल चुका है कि ये मध्य बिंदु है। साथ ही आपको पता है कि ये वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा के क्या है, समांतर है। अगर ये इस रेखा के समांतर है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये वाला त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक मध्य बिंदु दे दिया गया है, एक आपको समांतर पहले से ही बता दिया गया है। तो कौन सी प्रमेय लगेगी बेटा, मध्य बिंदु प्रमेय लगेगी। कौन से त्रिभुज में, BCD में। तो आप इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, त्रिभुज BCD में G भुजा BD का मध्य बिंदु है। ये बात हमने अभी ऊपर सिद्ध की थी, तो हमने वो कारण बताया। तथा FG जो है मेरी वो किसके समांतर है, DC के पहले से ही क्या है, समांतर है। ठीक है, क्योंकि AB DC के समांतर है बेटा, तो दोनों तीनों रेखाएं आपस में क्या हो गई है, एक दूसरे के समांतर हो गई है। क्योंकि FG DC के समांतर है, G उसका मध्य बिंदु है, तो फिर से मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम की सहायता से आप ये बात कह सकते हैं कि F जो है भुजा BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो देखिए कितना आसान था ये सवाल। तो इस तरह के जब आपको बेटा सवाल दिए जाएंगे तो वहां आपको पूरी प्रमेय करके नहीं दिखानी है, वहां आपको प्रमेय का प्रयोग करना है। बस आपको समझ ये बनानी है कि मैं उसमें मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का प्रयोग करूं या फिर उसका मध्य बिंदु प्रमेय का ही मेरे को वहां पर प्रयोग करना है। तो जो दिया गया है उसकी सहायता से आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सी प्रमेय का प्रयोग वहां करना है। अब समय आ गया है कि बेटा एक बार हम दोहरा लें कि आज हमने इसमें क्या क्या खास चीजें पढ़ी हैं। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं हम दोनों प्रमेय का। तो पहली प्रमेय हमने कौन सी पढ़ी थी, मध्य बिंदु प्रमेय। जरा सोचिए क्या क्या बातें बताई गई थी उसमें। आपको दो भुजाएं बताई गई थी, उनके मध्य बिंदु बताए गए थे आपको, और आपको ये सिद्ध करना होता था कि वो जो मध्य बिंदु से बनी रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी और साथ ही उसकी क्या भी होती है, आधी होती है। यही पढ़ी थी आपने इस प्रमेय में। तो देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड उसकी तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा तीसरी भुजा की आधी लंबाई के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ी मध्य बिंदु प्रमेय। साथ में हमने एक प्रमेय और पढ़ी बिल्कुल इसी की विलोम, जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। उसमें हमने क्या पढ़ा था, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपको एक भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ है और साथ में बता देते हैं कि जो भुजा खींची जाती है वो क्या है, समांतर है। और आपको क्या बताया जाता है कि जो दूसरी भुजा को जहाँ पर काटेगी वो उसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, मतलब वो बिंदु उसका मध्य बिंदु होगा। ये आपकी होती है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है, दोनों ही प्रमेय बिल्कुल एक जैसी थी।
अब समय आ गया है कि कुछ सवाल आप खुद से अभ्यास करें। समय हुआ है अभ्यास का। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है जो कि आपको गृह कार्य में करना है। जरा सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है। आपको यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है बेटा ABCD। वो चतुर्भुज किस प्रकार का है उसके बारे में आपको अभी कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पर आपको उसमें बताया है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि जो P है वो AB का मध्य बिंदु है, जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है, जो R है वो CD का मध्य बिंदु है और जो S है वो AD का मध्य बिंदु है। आपको क्या करना है, AC उसका एक विकर्ण है। साथ में बताया गया कि AC उसमें एक विकर्ण खींचा गया है। आपको 3 चीजें दर्शानी है। पहली कि SR जो है वो AC के क्या होगी बेटा, समांतर होगी। ठीक है, तो अगर आप त्रिभुज ध्यान से देखें, ऊपर वाला ACD, ऊपर वाले त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो S और R AD और DC के मध्य बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये सिद्ध कर सकते हैं। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी वाली प्रमेय से। ठीक है, साथ ही आपको दिखाना है कि PQ जो है वो SR के बराबर होगी। ठीक है, और उसके बाद आपको दर्शाना है कि PQRS कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्योंकि जब आप PQ को SR के बराबर दिखा देंगे और उसके समांतर दिखा देंगे तो आप कह पाएंगे कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये आपके लिए है गृह कार्य। अच्छे से सोचकर इसमें दिमाग लगाइएगा और दोनों प्रमेय की सहायता से आप ये सवाल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।